ठीक जिस वक्त दिल्ली स्थित संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, उसी वक्त इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने जानकारी दी कि श्रीनगर के करीब 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। पता चला कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। तो क्या ये तीनों आतंकी वही थे जिन्होंने पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 लोगों की हत्या की थी? 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 3 महीनों में देश के सामने एक ही सवाल मुंह बाए खड़ा है कि पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकी कहां है। जब चिनार कॉर्प्स की ओर से 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर दी गई तो चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई। इसी दौरान लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण दिया। कांग्रेस की ओर से असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई ने कई सवाल भी पूछे। खबरगांव समाचार में आज बात इसी ऑपरेशन महादेव की होगी और इस सवाल की भी कि क्या जो 3 आतंकी मारे गए वो पहलगाम के हमलावर ही थे। खबरगांव के इस वीडियो में एक नजर मारेंगे 22 अप्रैल से 28 जुलाई के बीच दहशतगर्दों की तलाश में जारी ऑपरेशन की टाइमलाइन पर और बताएंगे आपको कि इन 3 महीनों में आखिर क्या क्या हुआ। जानेंगे कि कांग्रेस ने संसद में पहलगाम को लेकर सरकार से क्या सवाल पूछे और बात एनआईए की जांच से जुड़े अपडेट्स पर भी होगी। इसके अलावा बात होगी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की, जिन पर एक कथित मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की है और बीजेपी ने इस टिप्पणी का विरोध किया है। डिंपल यादव की उस तस्वीर की भी बात करेंगे जो एक मस्जिद के अंदर से आई थी, जिससे कुछ मौलानाओं की भावनाएं इतनी आहत हो गई थी कि उन भावनाओं की गाड़ी भद्दे बयानों पर आकर रुकी है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं श्रीनगर के लिदवास में, जहां से दोपहर करीब 12:30 बजे खबर आई कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की है। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इस बात की जानकारी दी। एक पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन महादेव, लिदवास इलाके में आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ है और ऑपरेशन जारी है। इसके कुछ समय बाद एक अन्य पोस्ट में चिनार कॉर्प्स ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि जिन आतंकियों को मारा गया है वो वही थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला किया था। हालांकि भारतीय सेना या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक नहीं दी गई है। इसी बीच लोकसभा में 2:05 से ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से हुई। रक्षा मंत्री ने 55 मिनट के भाषण में कहा, हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं किया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के कितने जेट गिराए। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुमे ये पूछना बेमानी है। इसके बाद लोकसभा में असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया। गौरव गोगोई ने सरकार से तमाम सवाल किए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी सरकार को घेरा और लिखा, देश जानना चाहता है 100 दिन बीतने के बाद भी सरकार पहलगाम के दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ पाई? पहलगाम के आतंकियों को किसने पनाह दी, किसने जानकारी दी? पहलगाम के आतंकियों को फरार होने में किसने मदद की? 100 दिन बीत गए लेकिन सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। सरकार के पास ड्रोन, पेगासस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ है। वहां गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे, लेकिन फिर भी आप किसी को पकड़ नहीं पाए। हालांकि इस दौरान ऑपरेशन महादेव को लेकर संसद में ना सरकार की तरफ से किसी ने कुछ कहा, ना विपक्षी दलों की तरफ से कोई बयान आया। ऐसे में इस बात को मानने के पुख्ता सबूत नहीं है कि आज मारे गए आतंकी पहलगाम हमले के ही आतंकी थे। हालांकि ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से बीजेपी सांसद ने लोकसभा में यह दावा किया है कि जिन 3 आतंकियों को मारा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से एक पहलगाम हमले में शामिल था। यह कहना एक सांसद का है, मगर आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है।
अब सवाल उठता है कि आतंकी अभी तक नहीं मारे गए हैं तो वो कहां हैं और उनकी तलाश के लिए जो जांच चल रही है वो कहां तक पहुंची है। आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन घाटी में छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने, हनीमून मनाने आए निर्दोष लोगों पर आतंकियों ने खुलेआम गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए। ये स्केच थे हाशिम मूसा, अली भाई तलहा और आदिल हुसैन थोकर के। ये भी बताया गया था कि आदिल स्थानीय कश्मीरी है जबकि मूसा और अली तला पाकिस्तानी है। लेकिन इन स्केच के बारे में जो सच सामने आया था वो चौंकाने वाला था। उस सच की बात जरा सी देर में करेंगे। वापस अप्रैल में चलते हैं। 26 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी। एनआईए ने अपनी जांच शुरू की। स्थानीय नागरिकों से पूछताछ की गई। जो टूरिस्ट पहलगाम में उस दिन मौजूद थे उनके मोबाइल से फोटोज, वीडियोज लिए गए। पहलगाम हमले के 1 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में बताया गया था कि एनआईए ने एक दुकानदार से भी पूछताछ की थी जिसने हमले के महज 15 दिन पहले पहलगाम में एक दुकान खोली थी, लेकिन हमले के दिन उसकी दुकान बंद थी। फिर आई तारीख 22 जून 2025 की। हमले को अब 2 महीने बीत चुके थे। हमले में जान गंवा चुके 26 लोगों के परिवार वाले और देश की 140 करोड़ जनता लगातार यही सोच और पूछ रही थी कि 26 परिवार उजाड़ने वाले आतंकी कौन थे। 22 जून को एनआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि पहलगाम के बटकोट के रहने वाले परवेज अहमद जोथर और हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर को आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने 22 जून को यह भी बताया था कि हिरासत में लिए गए आतंकियों को शरण देने के आरोपियों ने कहा था कि पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे और तीनों ही आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इस बयान के बाद अप्रैल में आई उन खबरों को भी मजबूती मिली जिनमें पहलगाम हमला करने वालों को द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा बताया गया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ लश्कर का ही एक आउटफिट है जिसे अमेरिका ने भी विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर दिया है। एनआईए के बयान के बाद इंडियन एक्सप्रेस पर महेंद्र सिंह मनराल की एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह कहा गया पहलगाम के तीनों आतंकी वो नहीं थे जिनका स्केच हमले के तुरंत बाद अनंतनाग पुलिस की ओर से जारी किया गया था। यह खुलासा चौंकाने वाला था, लिहाजा इस पर एनआईए का स्पष्टीकरण भी आया। एनआईए ने 24 जून को एक ट्वीट में इस खबर को स्पेकुलेटिव और मिसलीडिंग कहा गया कि एनआईए फोटोज, वीडियोस के साथ साथ उन स्केचेस की भी जांच कर रही है जो पुलिस ने जारी किए थे। एनआईए ने इसी बयान में कहा था कि अब तक उन पर जांच पूरी नहीं हुई है। एनआईए ने बताया था कि जांच पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ की जा रही है। फिलहाल एनआईए की तरफ से पहलगाम के आतंकियों के बारे में यही आखिरी अपडेट था। जिन 2 लोगों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था वो अब भी एनआईए की हिरासत में ही हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कौन था, अब ये भी जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक आतंकी की पहचान सुलेमान शाह के तौर पर हुई है जो अक्टूबर 2024 में सुरंग बना रहे लोगों पर हमले में भी शामिल था। सुलेमान के एक साथी जुनैद रमजान भट्ट को 4 दिसंबर 2024 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जुनैद के ही फोन से वो तस्वीर मिली थी जिसके तहत स्केच बनवाया गया था, लेकिन वो तस्वीर पहलगाम हमले के बाद की नहीं बल्कि दिसंबर 2024 की थी। ये था वो अपडेट जो अब तक आधिकारिक तौर पर सामने आया है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी पहलगाम हमले के ही आरोपी हैं या नहीं, जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आता है खबरगाहों से आप तक भी पहुंचाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस सोच की जिसके तहत दुनिया के मर्द मानव सभ्यता की शुरुआत होने के कई हजार वर्षों के बाद भी दुनिया की महिलाओं को कमतर समझने, उन्हें नीचा दिखाने और उनकी मॉरल पुलिसिंग करने से बाज नहीं आते। कभी ये मॉरल पुलिसिंग और अभद्र टिप्पणियां राजनीतिक मंचों से होती हैं तो कभी सिनेमा के पर्दों से। और अब जिसने एक लोकसभा सांसद पर भद्दी टिप्पणी की है वो खुद को एक मौलाना कहते हैं। मौलाना जो इस्लाम की, धर्म की शिक्षा देते हैं। और ये लोकसभा सांसद जिन पर टिप्पणी की गई वो है समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव। ये तस्वीर देखिए, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद है।
जहां डिंपल यादव अपने पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठी हैं। इस तस्वीर से किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती थी, लेकिन दिक्कत हुई, कई लोगों को हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि डिंपल यादव ने अपना सिर भी नहीं ढका था। साथ ही उनका पहनावा इस्लामिक कल्चर तो छोड़िए, भारतीय कल्चर के भी खिलाफ था। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है, डिंपल यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि पूरे देश का मुसलमान उनसे नाराज़ है। बात यही नहीं रुकी, एक और मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट किया, जिसे घटिया, अभद्र, भद्दा या कोई भी संज्ञा दे दी जाए वो कम ही रहेगी। मौलाना साजिद रशीदी ने टीवी पर जो बयान दिया वो उतना भद्दा है जिसे हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते हैं। इस बयान से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी आक्रोशित सपा महिला कार्यकर्ताओं ने रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सदर कोतवाली में तहरीर भी दी है। रशीदी पर लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इसी बीच लोकसभा में एनडीए के सांसद डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए, मगर सपा सांसद डिंपल यादव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि अच्छा होता कि सत्ता पक्ष के लोग मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना और सेना की एक महिला अधिकारी पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर भी इसी तरह खड़े होते। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वह प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। थैंक यू। मस्जिद के अंदर की इसी तस्वीर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि वो समाजवादी नहीं, नमाजवादी हैं। बात डिंपल यादव पर हुई टिप्पणी की करें तो सवाल ये भी पूछना चाहिए कि ऐसे भद्दे बयान देने वाले लोग जो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनकी जगह टीवी चैनलों पर क्यों है। और सवाल ये भी कि कहीं ऐसे बयान ही टीआरपी पाने का नया मॉडल तो नहीं बन गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।